डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 11 में आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में बताएंगे। इस आधुनिक परमाणु मॉडल में आप लोग जानेंगे इस आधुनिक परमाणु मॉडल में आधुनिक परमाणु मॉडल इस आधुनिक परमाणु मॉडल में सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि इसको किसने प्रस्तुत किया था। तो इसको प्रस्तुत किया था 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया था श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर, ये जो श्रोडिंगर थे, इन श्रोडिंगर ने इसको 1926 ईस्वी में प्रस्तुत किया था और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर इसको प्रस्तुत किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के अनुसार, और तरंग प्रकृति से तात्पर्य है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरंगों के रूप में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो नाभिक होता है और नाभिक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन धसे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन तरंगों के रूप में धसे होते हैं। इसीलिए इसको 1926 ईस्वी में श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग के रूप में इसको प्रस्तुत किया था। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति पर आधारित कहा गया है। तो परमाणु की जो संरचना है, इस संरचना में आप लोग जानेंगे कि परमाणु की संरचना के दो भाग जो प्रमुख है। इस आधुनिक परमाणु मॉडल में परमाणु की जो संरचना है, आधुनिक परमाणु मॉडल, इस आधुनिक परमाणु मॉडल में जो परमाणु की संरचना है, परमाणु संरचना, ये परमाणु संरचना जो होती है दो भागों में डिवाइड होती है। आधुनिक परमाणु मॉडल में परमाणु की संरचना में दो भाग होते हैं। पहले भाग में बताया गया है कि परमाणु के केंद्र पर धनावेशित भाग, जिसे नाभिक कहते हैं। जैसे मान लिया कोई परमाणु है, उसके केंद्र पर एक धनावेशित भाग होता है जिसके आसपास कक्षाएं होती हैं, तो इसको नाभिक कहा जाता है। नाभिक कहा गया है परमाणु के केंद्र पर धनावेशित भाग, जिसे नाभिक कहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा इसका भाग होता है, उस दूसरे भाग में कहा गया है कि ये जो नाभिक है धनावेशित, इस नाभिक के चारों ओर, मतलब नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न आकृतियों तथा ऊर्जा के परमाणु कक्षकों में वितरित रहते हैं। जैसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसके आसपास भिन्न भिन्न आकृतियों तथा ऊर्जा के परमाणु कक्षकों में वितरित रहते हैं। तो आप लोग जानेंगे इसके दो भाग, पहला नाभिक, दूसरा नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र जिसका भाग होता है। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे परमाणु कक्षक में उपकोष या उप ऊर्जा स्तर बनते हैं तथा इन उप ऊर्जा स्तरों से निश्चित ऊर्जा के मुख्य ऊर्जा स्तर बनाते हैं, जिन्हें कोष कहा जाता है। अब इसमें जैसे मान लिया यहाँ पर, अब इसके दो पार्ट आप लोग जान गए। अब इसके बाद में आप लोग मान लिया ये नाभिक है, ये नाभिक हो गया। अब इस नाभिक के आसपास जो कक्षाएं हैं, इस तरीके से इन कक्षाओं को के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू मान लो। इन कक्षाओं को मान लिया इस तरीके से, क्यू मान लिया। अब इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कहा गया है कि इसमें जो भी है उपकोष, कोषों में क्रमशः के, एल, एम, एन, ओ, क्यू अक्षर से व्यक्त किया गया, ये कोष है। इधर इनको हम लोग कोष कहेंगे। अब इसके बाद में इनकी संख्या जो होती किस प्रकार से कैसे क्या निकाल ली जाएगी, तो हम इसमें सबसे पहले कोषों की संख्याओं को इसमें निकाल के दिखा रहे हैं। कोष की संख्या किस प्रकार से निकाली जा रही है, तो इसको आप लोग जान गए। अब इसमें कोष की संख्या जानिए।
कोष। अब इसमें सबसे पहले आप लोग कोष में जानेंगे कोष किस प्रकार से होती है। तो कोष, मान लो कोष की संख्या KLMN मान लिया हमने, यहाँ पर कुल संख्या KLMN मान लिया कोष की संख्या। तो जैसे मान लो किसी के मान लिया LMN। अब आप लोगों को अभी दर्शा के दिखाई कैसे है। अब कोष की संख्या यहाँ पर 1 मान लो, तो इसकी 2, 3 और 4, जो कि नाभिक के चारों ओर की बात हो रही। अब इसकी ये संख्या हो गई। अब इसमें कोषों के उपकोष किस प्रकार से निकाले जाएंगे। जैसे मान लो इसका 1 है तो अफवाह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका 1s हो जाएगा। ठीक, इसमें 2 है तो इसका 2s हो जाएगा, उसके बाद में 2p में जाएगा। और इसमें 3 है तो इसमें 3s हो जाएगा, उसके बाद में 3p में जाएगा और फिर 3d में जाएगा। 3 और इसमें 4 है तो 4s में जाएगा, इसमें 4 है तो इसमें 4s में जाएगा, इसके बाद में 4p जाएगा और 4p के बाद में 4d जाएगा, 4d और उसके बाद में 4m। तो इस प्रकार से आप लोग जानेंगे कोष में उपकोषों की संख्या। अब इसके बाद में आप लोग उपकोष जो होते हैं, ये कोष हो गए। अब कोष में जो उपकोष होते हैं उनमें किस प्रकार से कैसे क्या सिस्टम होता है, हम आप लोगों को उन्हीं उपकोषों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि ये तो कोष है गए। अब उपकोषों में क्रमशः उपकोषों को किन अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, तो आप लोग जानेंगे। जैसे कि मान लिया यहाँ पर उपकोष हो गए, ये हो गए उपकोष। उपकोष, इन उपकोषों को SPDF, उपकोषों को SPDF में मान लिया प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, SPDF में प्रदर्शित हो गए। अब उपकोष में कक्षकों की संख्या जो होती है सभी लोग जानते हैं, ये उपकोष हो गए। अब उपकोष में जो कक्षकों की संख्या हो गई, अब ये उपकोष में कक्षकों की संख्या 1, 2, 3, 4 हो गई। ठीक है, उपकोष में जो कक्षकों की संख्या है वो इस प्रकार से होती है। उपकोष में S में 1 होती है, जैसे मान लीजिए 1, और इसमें P में जो होती है उपकोष की संख्या वो 3 होती है। इस तरीके से P में 3 होती है। और D में जो होती है वो संख्या 5 होती है। D में जो 5 होती है इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। और F में जो होती है ये संख्या F में 7 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो F में जो इसकी संख्या होती है वो 7 होती है। अब इसमें कहा गया है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अब इस उपकोषों में मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे पता चलेगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को आप लोग इस प्रकार से जानेंगे कि जैसे मान लो S में 1 है, S में 1 होता है, और लेकिन इसके जो उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करने की विधि होती है वो इसका S² हो जाएगी। ठीक है, जब S² हो जाएगी तो इसमें जो भरे जाएंगे इस प्रकार से हुंड के नियमानुसार, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा S² जब हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यहाँ पर 2 हो जाएगी। और इसी प्रकार से जैसे मान लो P है, 3 कोष्टक हैं, P में कितने हैं कोष्टक 3, और P में अधिकतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, P में 3 है, जैसे मान लो 3 है P में, तो यहाँ पर P में जब 3 हो जाएंगे तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1, 2, 3 और उसके बाद में 4, 5, 6। तो इसीलिए इसकी संख्या कितनी हो गई, इधर इसकी संख्या S² थी और इधर क्या हो जाएगी P6, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। और इसी प्रकार से मान लिया इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 10। जब यहाँ पर हो गई 10 तो इसको कितना मान लिया जाएगा, इधर D में 10, D में 10, जैसा कि अफबाउ के नियम में यही नियम लगता है। उसके बाद में F में कितने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उपकोषों की संख्या कितनी हो गई 7। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे इधर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। इसका नियम होता है जब जैसे हुंड के नियम में एक तरफ भर जाए दोबारा फिर से चालू होंगे दूसरी तरफ से, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, F में अधिकतर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं
14, एफ में अधिकतर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी जो ये संख्या है ये 7 कॉलम होते हैं, तो यहाँ पर ये जो 14 आ रहे हैं ये वाले F14 और यहाँ पे D10 था। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि किस तरीके से उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को दर्शाया गया है। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे उपकोषों में जो कक्षक किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को अभी बता दे रहे हैं। कहा गया है उपकोषों में क्रमशः SPDF आदि अक्षरों द्वारा मान लो इसका प्रदर्शित किया जाता है SPDF। तो ये उपकोष हो गए SPDF। तो इसमें S जो आदि अक्षरों, इसमें S उपकोष में केवल एक ही कक्षक S होता है। S उपकोष में केवल एक ही कक्षक S होता है। S उपकोष में केवल एक ही कक्षक S होता है। इसके अलावा P उपकोष में समान ऊर्जा के 3 कक्षक होते हैं, जैसा कि हमने अभी इससे पहले दर्शाया 3 कक्षक होते हैं। तो S में इस तरीके से एक फिगर बनाया था और P में इस तरीके से, मतलब 3 कक्षक होते हैं P में इस तरीके से 1 2 3। जिसमें P कक्षक होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, PX, PY और PZ, PX, PY तथा PZ। तो इस प्रकार से P में 3 होते हैं क्या, कक्षक। तो इसके अलावा आता है D उपकोष में समान ऊर्जा के 5 कक्षक होते हैं, अभी बताएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5। D उपकोष में समान ऊर्जा के 5 कक्षक होते हैं जिनको DXY और कामा DYZ और इसके बाद में कामा DZX के बाद में कामा DX² माइनस y² हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, DX² माइनस y² DZ², उसके बाद में DZ²। तो इस प्रकार से D में कक्षक हो गए आपके इसके 5। और उसके बाद में F होते हैं। F में बहुत ही जटिल संरचना होती है। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए इसमें किस प्रकार से कक्षकों को व्यवस्थित किया गया है। अब इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे इलेक्ट्रॉन की मेघ अवधारणा। आधुनिक परमाणु मॉडल को आप लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद में जानेंगे इलेक्ट्रॉन की मेघ अवधारणा। इलेक्ट्रॉन की मेघ अवधारणा। इस इलेक्ट्रॉन की मेघ अवधारणा में आप लोग जानेंगे कि इसमें एक नाभिक है। मान लिया यहाँ पर बीच में एक नाभिक है, ये नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मेघ यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शित हो रहे हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन मेघ है। इलेक्ट्रॉन मेघ है। अब इसमें क्या होता है, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार, तरंग यांत्रिकी कहा गया है कि तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार, इस तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन के जो नाभिक है इसके चारों ओर परिक्रमा करने के कारण नाभिक के आसपास ऋणात्मक विद्युत आवेश का एक धुंधला बादल सा छा जाता है। ऋणात्मक विद्युत आवेश का धुंधला बादल सा यहाँ पर जो छा जाता है, इसी को, इस धुंधले बादल को इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। इसको ही इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। यहाँ पे जो बादल ऐसा छा जाता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन मेघ। तो आप लोग जान गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेघ किसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब आप लोग अगले वीडियो में क्वांटम संख्याओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।